Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is time complexity. ठीक है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमने कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एन एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और अकम्प्लिशिंग अ टास्क। मतलब एल्गोरिदम क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन दैट एन एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है आइटरेटिव और दूसरा है हमारे पास रिकर्सिव। ठीक है, तो रिकर्सिव वो जो हमारे पास सिंपल एल्गोरिदम होता है और आइटरेटिव में हम आइटरेशंस यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लूप्स की बात करें तो वहाँ पर क्या होती हैं? आइटरेशंस होती हैं। अगर फर्स्ट कंपैरिजन है तो फर्स्ट आइटरेशन होगी, सेकंड है तो सेकंड आइटरेशन, इसी तरह थर्ड कंपैरिजन पे थर्ड आइटरेशन होगी। तो अब हम किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को तीन तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। पहले है हमारे पास बेस्ट केस, दूसरा है हमारे पास एवरेज केस और तीसरा है हमारे पास वर्स्ट केस। ठीक है, अब ये जो मैंने इमोजी बना के रखे हैं यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर हैप्पी है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज है और यहाँ पर बहुत एंग्री हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट केस जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली वन कंपैरिजन इज डन। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही कंपैरिजन करते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, अगर हम एवरेज केस की बात करें तो ये इन दोनों के दरमियान लाई करता है, मतलब बेस्ट और वर्स्ट दोनों का कम्बिनेशन है और इसमें n+1/2 कम्बिनेशन कंपैरिजन हम करते हैं और इसको डिनोट हम थीटा से करते हैं। उसके बाद जो थर्ड केस है वो हमारे पास वर्स्ट केस है और इसमें हम एन कंपैरिजन करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हमें करने पड़ते हैं और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं बीगो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बेस्ट केस में सबसे कम टाइम कंज्यूम होता है, वर्स्ट केस में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और ये इन दोनों का कम्बिनेशन है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बेस्ट केस की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने एक एरे ले रखी है जिसके एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इसी एरे में 10 को सर्च करें तो आप लोग सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे A0 पर। देखें, इंडेक्सिंग मैंने इनको दे रखी है। 10 की इंडेक्सिंग क्या होगी? A0 होगी, इसी तरह 20 की A1 होगी, 30 की A2 होगी, फिर इसी तरह A3 होगी, A4, A5। क्योंकि 6 एलिमेंट हैं तो A5 तक इंडेक्स जाएगा, एक उससे कम होता है। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अगर आपसे कहा जाए कि 10 को सर्च करें तो 10 को सर्च करने के लिए आप पहला कंपैरिजन करेंगे और पहले कंपैरिजन में ही आपको अगर एलिमेंट मिल जाए तो ऐसे केस को हम कहते हैं बेस्ट केस, मतलब ओनली वन कंपैरिजन इज डन। और ये वो हमारे पास केस है जिसमें सबसे कम टाइम कंज्यूम होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है वर्स्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस में हमने क्या पढ़ा था कि हम एन कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने एक एरे ले रखी है वर्स्ट केस में 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि इसी एरे में 70 को सर्च करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर इंडेक्सिंग कर लेंगे। ठीक है, इंडेक्सिंग में क्या करेंगे? पहले A0 पर कंपेयर करेंगे, A0 पर 10 पड़ा है। इसके बाद आप दूसरा कंपैरिजन करेंगे A20 के साथ, जहाँ पर भी नहीं मिला। फिर थर्ड कंपैरिजन करेंगे, 4, 5, 6, 7 कंपैरिजन पे जाके आपको क्या मिलेगा? 70 मिलेगा। और ऐसे केस को हम क्या कहते हैं? वर्स्ट केस कहते हैं, जिसमें बिल्कुल एंड पे जाकर हमें एलिमेंट मिलता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि हम एन कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आप देखें ना, जो मैंने एरे ले रखी है इसमें जस्ट मैंने कितने एलिमेंट्स ले रखे हैं? जस्ट इसमें मेरे ख्याल में मैंने 7 एलिमेंट्स ले रखे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी एरे हो जिसके
2000 एलिमेंट्स हों या फिर 3000, तो उसमें क्या होगा, उसमें इतने ज़्यादा कंपैरिजन हमें करने पड़ेंगे और इतना ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, ये था हमारे पास मतलब जो है हमारे पास वर्स्ट केस था, ठीक है। अब हम एवरेज केस को डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज केस में क्या होता है कि कभी कभी एल्गोरिदम को एक ऐसा एलिमेंट सर्च करने के लिए दे दिया जाता है जो कि उसमें होता ही नहीं है, ठीक है, जो कि उसमें होता ही नहीं है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर जैसे मैंने इस एग्जांपल में डिस्कस किया, इस एग्जांपल में हमारे पास 70 तक एलिमेंट्स पड़े हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 100 को सर्च करें तो यहाँ पर 100 तो है ही नहीं, ठीक है। तो एवरेज केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर एवरेज केस का फॉर्मूला है कि ऑल पॉसिबिलिटी नंबर्स इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास पहले में हम क्या करेंगे, 10 की बार, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, के होगा। इसी तरह 20 को अगर हमने सर्च करना है तो कितने कंपैरिजन होंगे, एक 10 के साथ होगा, एक 20 के साथ होगा, मतलब 2 कंपैरिजन आ गया। इसी तरह अगर हम 30 की बात करें तो एक 10 के लिए होगा, एक 20 के लिए होगा, एक 30 के लिए, तो यहाँ पर कितने कंपैरिजन आ गए, 3 के आ गए। अप टू n के, मतलब बहुत ज़्यादा अगर हमें कंपैरिजन करने हो तो हमने एन के कह दिया। और इसके साथ मैंने एक और एन के को ऐड किया हुआ है। वो एन के क्या है कि लेट्स सपोज कि अगर आपको एक ऐसा एलिमेंट सर्च करने को दे दिया जाए जो कि इस एरे में मौजूद ही ना हो, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन के यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉसिबिलिटीज़। टोटल पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास एन, और इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया। ये 1 क्यों ऐड किया है, ये 1 इसलिए ऐड किया है कि उस एलिमेंट के लिए जो एरे में मौजूद ही नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर के को कॉमन ले लिया और यहाँ पर 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन n, और यहाँ पर ये हमारे पास प्लस n आ गया क्योंकि के को हमने कॉमन निकाल लिया है, इंटू n + 1 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक आप लोगों के पास होती है AP, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। AP और GP होती हैं। आप लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कोई नेट से हेल्प ले सकते हैं कि AP और GP में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर AP के अकॉर्डिंग इस सारे को हम इस तरह से लिख सकते हैं, n × n + 1/2, और ये वाला n वैसे रहेगा, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर LCM लिया। ये आप लोगों को कैलकुलेट करना आता ही होगा। n को n से मल्टीप्लाई किया, n² + n, और यहाँ पर 2n आ जाएगा, इस डिवाइडेड बाय 2, और ये n + 1 जो है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं k × n² + n इज़ डिवाइडेड बाय n + 1। अब मैंने क्या किया है यहाँ से, ये हाँ जी, यहाँ पर मैंने 2n को स्किप कर दिया है क्योंकि हम कहते हैं कि जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं तो जो हमारे पास शॉर्ट टर्म्स होती हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये n² + n जो है ये ग्रेटर है किस चीज़ से, 2n से, ठीक है। तो इसी वजह से 2n, क्योंकि मेरे पास स्मॉलर टर्म थी, इसी वजह से मैंने इसको इग्नोर कर दिया और मैंने इसको रहने दिया, ठीक है। k बाहर आ गया, n² / n और इज़ डिवाइडेड बाय 2n + 1, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ से क्या किया, इन दोनों में से n को कॉमन ले लिया कि n बाहर आ गया, ठीक है, और n + 1 जो है वो वैसे ही रह गया, ठीक है, इज़ डिवाइडेड बाय 2 × n + 1। अब ये n + 1 और n + 1 जो है ये दोनों आपस में कट गए, बाकी क्या रह गया, k n/2। अब हमने पढ़ा है कि जब हम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं तो जितनी भी उसकी स्मॉलर टर्म्स होती हैं उन सबको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है n कंपैरिजन, ठीक है। k क्या है, k तो एक कांस्टेंट है ना, मतलब k क्या होता है, 1 हो सकता है, 2 यूनिट हो सकते हैं, 3 यूनिट्स हो सकते हैं, ये इतने लार्जर नहीं है। लेकिन अगर हम n की बात करें तो n में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो इसी वजह से क्योंकि n जो है वो एक लार्ज टर्म है तो मैंने n को रख लिया, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई,
n आ गई। ये हमारे पास एवरेज केस था, ठीक है। उसके बाद जो है हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा y इज इक्वल टू 20 प्लस इंटू 8 प्लस 6 माइनस 21 और प्लस 2, ठीक है। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। अब इसमें हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो इसमें क्या होगा, हमने सबसे पहले स्टेप्स काउंट कर लेने हैं कि हम कौन कौन से स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले देखें, एक तो ऑपरेशन ये वाला है मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा ऑपरेशन माइनस का हो रहा है, उसके बाद एक और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, उसके बाद यहाँ पर एक प्लस का है, और फिर उसके बाद जो है एक इज इक्वल टू का ऑपरेशन है। अब यहाँ पर काउंट करें कितने ऑपरेशन हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो आप लोग लिखें पहला कंपैरिजन O1 प्लस O1 प्लस O1, ठीक है, प्लस O1 प्लस O1, ऐसा ही है। 1 2 3 4 5 कंपैरिजन हो रहे हैं। अब O1 क्या है, 1 का ये मतलब है कि ये ऑपरेशन जो है एक टाइम का एक यूनिट ले रहा है, टाइम का एक यूनिट ले रहा है। तो अगर हम इन सारों को जमा करें तो भी हमारे पास जवाब क्या आएगा, O1 आएगा। इसका ये मतलब है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास क्या हो गई, O1 हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो रहा है, P इज इक्वल टू 34 स्टेरिक 5। अब यहाँ पर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप लोग स्टेप्स काउंट कर लें। एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो है इज इक्वल टू का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, 2 ऑपरेशन। तो हम लिख सकते हैं O1 प्लस O1, ठीक है। तो इन दोनों को हम अगर ऐड भी करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O1 है, इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O1 है। अगर आप लोग यहाँ से देखें, आप लोग जितने भी ऑपरेशन बढ़ा देंगे, मतलब कुछ रकमों को ऐड कर दें, माइनस कर दें, स्टेरिक कर दें, डिवाइड कर दें, फिर भी इस कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमेशा O1 आएगी, ठीक है। ये इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास है इसकी टाइप, वो है लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी। अब लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है, हमारे पास हमने लिखा, इसको डिफाइन किया कि फॉर एग्जांपल सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर लूप चला दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन एंड इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, और फिर हमने क्या कर दिया, सम में 1 को ऐड कर दिया। अब इसमें आप लोग सबसे पहले स्टेप्स कैलकुलेट करें। देखें, सम इज इक्वल टू 0, ये कितना टाइम लेगा, O1, मतलब 1 यूनिट टाइम का लेगा। अब ये कितना टाइम लेगा, इसमें देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यह है कि i इज इक्वल टू 1 और i इज लेस देन एंड इक्वल टू n। अब हमें n का नहीं पता कि n कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो n आएगी, ठीक है। जब हम लूप चलाएंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या आएगी, 1 आएगी। और अगर सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आएगी O1। अगर हम इन तीनों को ऐड करें, मतलब O1 प्लस ON, और थर्ड है हमारे पास O1, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पर हमने अभी अभी ये बात डिस्कस की थी कि हमने हमेशा जो हमारे पास स्मॉलर टर्म्स हैं उनको हमने इग्नोर कर देना है। मतलब हम इस टर्म को भी इग्नोर कर दें,
इसको भी इग्नोर कर दें, क्योंकि जहाँ पर हम n की बात कर रहे हैं, अब n कितने हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं। तो n क्या है, n सबसे लार्जर टर्म है, और O1 में क्या है, जस्ट एक ही टाइम का यूनिट जो है वो कंज्यूम हो रहा है, तो हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ON आएगी, और इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को हम क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। इसमें क्या है कि मैंने डिफाइन कर दिया है कि सम इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इंट p इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप लगा दिया, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन एंड इक्वल टू n i प्लस प्लस, और फिर मैंने कहा है कि हर बार p की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट हो। ठीक हो गया, और इस लूप की बॉडी को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, ये लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं पे ही क्लोज हो गया। उसके बाद हमारे पास मैंने एक और लूप ओपन कर दिया है, फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन एंड इक्वल टू n j प्लस प्लस, और फिर मैंने कहा है कि हर बार सम की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट किया जाए। देखिए मैंने यहाँ पर सम को पहले डिफाइन किया है। तो अब यहाँ पर इस स्टेप की कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या होगी, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये क्या लेगा, O1 लेगा 1 यूनिट। इसी तरह यहाँ पर इसकी भी अगर हम बात करें तो O1 लेगा, और अगर हम इस लूप की बात करें तो ये कितना टाइम लेगा और ये कितना टाइम लेगा। यहाँ पर मैंने कहा कि जब भी हम लूप लगाते हैं, i की वैल्यू 0 है, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि i की वैल्यू लेस देन n होगी। अब n का हमें नहीं पता n कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास ON होगी। जैसे हमने इस क्वेश्चन में डिफाइन किया था, हमने कहा था कि i की वैल्यू जब n तक जा रही होगी तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n होगी। ठीक है, अब इसी तरह j की वैल्यू भी हमने कहा है कि जब तक n से लेस हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, ON होगी। अब अगर हम इन सब को ऐड करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या निकलेगी, O1 प्लस O1 प्लस ON और प्लस ON। ठीक हो गया। अच्छा, ये O किस केस में हमने कहा था लिखेंगे, हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। ये जो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये हमने वर्स्ट केस के सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो स्मॉलर टर्म्स हैं उनको आपने इग्नोर कर देना है, मतलब इसको भी आप इग्नोर करें, ठीक है, इसको भी इग्नोर करें, और यहाँ पर अब क्या है, हमारे पास ON प्लस ON है, तो इसमें से हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फिर भी क्या आएगी, ON आएगी। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर लूप विद इन अ लूप नहीं चल रहा, दो अलग से लूप हैं और वो दोनों अपना काम कर रहे हैं। तो ON प्लस ON इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ON आएगी। तो ये हमारे पास थी लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैंने यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन कर रखा है सम इज इक्वल टू 0। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से इसको यहाँ पर ओपन करती हूँ और यहाँ पर मैं इसको दोनों को क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, लूप विद इन अ लूप यूज़ हो रहा है। देखें, मैंने फॉर लूप चलाया i की वैल्यू के लिए i इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया, और i इज लेस देन एंड इक्वल टू n और i प्लस प्लस कर दिया। ठीक हो गया, उसके बाद मैंने एक इसी लूप के अंदर रहते हुए एक लूप j के लिए भी चलाया, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन एंड इक्वल टू n, j प्लस प्लस, और फिर मैंने कहा कि सम में एक का इंक्रीमेंट कर दो। अब यहाँ पर क्या होगा मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पर जब i की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, i की वैल्यू 0 होगी तो j की पहले वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, फिर j की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, अप टू सो ऑन, यहाँ पर फिर 3 होगी, फिर अप टू कंटिन्यू j की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। इसी तरह हम सेकंड कंपैरिजन में क्या करेंगी, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फिर j की वैल्यू क्या होगी 1, फिर j की वैल्यू 2, फिर j की वैल्यू 3, इसी तरह अप टू j की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अप टू कंटिन्यू अगर हम इसी i के कंपैरिजन्स को कंटिन्यू करें तो एक लम्हा ऐसा आएगा जब i की वैल्यू क्या हो जाएगी
n हो जाएगी, तब कंटिन्यू j की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ 1 आ गया, ये 1 यूनिट लेगा, और ये दोनों जो हैं ये कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लेंगे, ये हमारे पास लेंगे ऑर्डर ऑफ n2 लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। तो ये कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लेंगे, ये हमारे पास आएगा O1 प्लस ON2। तो अगेन आपने वही काम करना है, ऑर्डर ऑफ 1 को आपने कट कर देना है, और यहाँ पर जो हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी ON2। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है कि अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का है तो ऑर्डर ऑफ 1 है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। उसके बाद है कि अगर y की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ लॉग n है कॉम्प्लेक्सिटी। एल्स में हमने क्या कहा है कि ऑर्डर ऑफ n2 है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की कॉम्प्लेक्सिटी दी गई हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। दूसरी है ऑर्डर ऑफ लॉग n, और तीसरी है हमारे पास ऑर्डर ऑफ n2। अभी अभी मैंने बताया कि हम हमेशा लार्जर टर्म को लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से अब आप बताएं कि लार्जर टर्म हमारे पास कौन सी है, ये भी छोटी है टर्म, ठीक है। इसके बाद लॉग ऑफ n भी हमारे पास टर्म छोटी है, लेकिन सबसे बड़ी टर्म क्या है, ON2। तो इसका मतलब ये है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी आएगी, ON2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।